हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 8 की जो हमारी इतिहास की किताब है, पुस्तक है, जिसका नाम है हमारे अतीत, उसका पाठ 1 नंबर कैसे, कब और कहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको इतिहास पढ़ना कैसा लगता है। हम में से ज़्यादातर सभी को इतिहास बोरिंग सा लगता था पहले। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी तारीखें, डेट्स आपको याद करनी होती थी। लेकिन क्या वो डेट इतनी महत्वपूर्ण है? क्या सिर्फ डेट्स को याद करने के लिए ये इतिहास की बुकें लिखी गई हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बातें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, किन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चली। आम समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याप्त माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्या आपको लगता है? सोच के बताइए मुझे, क्या सच में ऐसा ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका जन्मदिन आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो क्या वो आपकी क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है? अगर मैं आपकी क्लास से आपका बर्थडे पूछूं तो शायद बहुत कम ही कुछ आपके दोस्तों को याद होगा, अदरवाइज किसी को याद नहीं होगा। इसी प्रकार इतिहास में जो राजाओं की ताजपोशी या युद्ध लिखे हुए हैं, वो उस समय उन राजाओं के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन सभी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था।
यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहना गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बन रहा है। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिस तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अब अगर हम एक उदाहरण पर विचार करें, जैसा कि बुक में दिया गया है, तो उसमें लिखा कि भारत में जो जनरल गवर्नर आए हैं, अगर उन सभी के नाम और सूची और उनके आने के दिन की तारीखें हम याद करें तो बस ये एक विषय सूची बनकर रह जाएगी। जबकि उनके समय पर क्या परिवर्तन हुए, भारत में क्या गतिविधियां महत्वपूर्ण हुई, इन सब का अध्ययन करेंगे तो जो हमारा तारीख नोट करने का तरीका था, उनके आगमन का, वो चेंज हो जाएगा। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे से हम भारतीय समाज की विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ उनका आना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके आने के बाद यहाँ क्या गतिविधि हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए समाज में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा? ताकि वह हमारे लिए आसान हो जाए। हम एक घटना को दूसरी घटना के साथ जोड़ सके, उनमें सामंजस्य पैदा कर सके। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये अंग्रेजों ने लिखा है तो वो बस अपनी गतिविधियां लिख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए उनकी गतिविधियों के साथ हमारे भारतीयों की गतिविधियां भी तो महत्वपूर्ण है ना, इसलिए उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। हम उसी इतिहास को तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि उसमें हमारे बारे में तो कुछ है ही नहीं जिससे हम कुछ सीख ले सकें, मूल्यांकन कर सकें। इसका मतलब यह है कि हम अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया करते थे वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधि तय कैसे करते हैं? जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। कालखंडों का निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई दी? समस्या दिखाई दी आप सभी को? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम राज्य या ब्रिटिश राज्य नहीं रहा है। इस आधार पे हम भारत के इतिहास को बिल्कुल भी नहीं बांट सकते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रित तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल जो अर्थशास्त्री थे, उनको लगता था कि भारत में बस हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चला है। यहाँ चारों ओर केवल धर्म, वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला है।
मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। तो उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंड में बांट दिया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। क्या इतिहास के इस दौर में हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? सोच के बताइए मुझे, क्या इतिहास के इस दौर को कह सकते हैं हम कि वो हिंदू का दौर था या मुसलमानों का? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? क्योंकि भारत तो एक विशाल देश था, यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों का शासन था, तो वो अलग अलग धर्म और संप्रदायों से संबंध रखते थे। इसलिए हम एक ही समय में अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के राजा साथ चल रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हिंदू साम्राज्य था या मुस्लिम साम्राज्य काल में इसका विभाजन नहीं कर सकते। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं इस विभाजन में? इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, हमारी समझ नहीं है। ये जो यूरोपियन कंट्री है, उन्हीं के आधार पर हमने भी अपने देश के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लौकिक, मुक्त और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या आप अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हम तो गुलाम थे और अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, और बाकी क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, आधुनिक इतिहास, और कुछ इसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग क्या होता है? अब अगर शब्द आया है तो उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए कि औपनिवेशिक शब्द क्या है। इस किताब में आप पढ़ोगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों, राजाओं को दरबार अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए हमसे ही उन्होंने राजस्व वसूल किया ना, और हमारी जो चीज़ें थी, हमारी ज़रूरत की चीज़ें, उन्हें महंगा कर दिया, और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको हमसे सस्ते दामों में खरीदा। हर प्रकार से उन्होंने क्या किया? हमारा शोषण किया। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। किसको कहते हैं औपनिवेशीकरण? जब एक देश से दूसरे देश को कब्जा लिया जाता है, उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है, और उसके आधिपत्य स्थापित करने के कारण जो गुलाम देश है उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में बदलाव आता है। अब हम ये बातें कैसे जानते हैं? क्योंकि हम तो इतिहास में थे नहीं ना, हम तो अभी हुए हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं से तो लिखा ही होगा, कोई डाटा तो हमें अवेलेबल होगा ना, तभी तो हम ये बातें लिख रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। तो कहाँ से मिल रहे हैं वो डाटा हमें? अंग्रेजी शासन के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं।
अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों की अच्छी तरह से उनका अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञानापन, टिप्पणी, प्रतिवेद पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। इससे पहले लिखना इतना इम्पोर्टेंस नहीं था कि हर 10 निर्देश को लिखा जाए, बोला जाए, लेकिन अंग्रेज इसे महत्वपूर्ण मानते थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें लिखित रूप से तैयार की। और पहले इनको इंसान लिखते थे, उनको खुशनवीसी कहते थे, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखन विश ऐसे लोग होते थे जो बहुत ही सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे, क्योंकि जिनकी राइटिंग अच्छी होगी उन्हीं से तो लिखवाएंगे ना हम। 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीकें भी फैलने लगी थी। उससे पहले कौन लिखते थे? सुलेखवीसी लिखते थे ना। और उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे टेक्नोलॉजी कौन सी? मशीनों से लिखने की कला आ गई थी भारत में, जिससे दस्तावेजों की कई कई प्रतियां, यानी कि जिनको हम फोटोकॉपी बोलते हैं, वो बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है, और उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है, कौन सी जमीन में क्या उगता है, उसकी सतह कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, कहाँ कौन से जानवर हैं, कहाँ कौन सी फसल उगाई जा सकती है। यह सब बातें हम कैसे पता कर सकते थे? सर्वेक्षण के द्वारा ही। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्डों से क्या पता नहीं चलता? रिकॉर्ड का एक विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्डों से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाही की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, क्योंकि ये तो बस वो दस्तावेज थे ना जो सरकार के लिए ज़रूरी थे। ये सभी व्यक्तियों की सोच तो नहीं दिखा सकते। इसलिए आज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय व्यक्ति क्या सोचते थे, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलती गई, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, क्योंकि जब तक अखबार नहीं थे तो दूर बैठे दूसरे व्यक्तियों को तो पता ही नहीं चलता था ना कि क्या चल रहा है। कोई बताएगा, कोई कभी उधर जाएगा, तभी यहाँ की घटनाओं को वहाँ बताता था, तो तब तक तो बहुत टाइम लग जाता था ना। अब इसमें भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ लोग बच गए, है ना। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे।
है ना, वही तो अखबार लिख सकते हैं, आप पुस्तक लिख सकते हैं। अब और कौन बच गया? अगर हम एक समाज की बात करें तो उसमें आदिवासी भी थे, गरीब भी थे, अनपढ़ भी थे, किसान भी थे। हमें उनके बारे में भी तो जानना है, क्योंकि वो भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि किस स्तर पे किन का जीवन कैसा था। इस पाठ में यहीं तक बताया गया है। इसके बाद इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिनका हल आपको मुझे बताना है। फिर से याद करें, सही और गलत इसमें आपको बताना है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका उत्तर होगा सही। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। क्या ये सही बात है? सरकारी दस्तावेजों से तो हमें ये पता चलता था ना कि सरकार क्या सोचती थी, उनके लिए कौन सा डाटा महत्वपूर्ण था। आम लोगों की तो उनको कोई चिंता ही नहीं थी। तो क्या होगा ये इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा गलत। लोगों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजों को ऐसा ही लगता था ना, इसीलिए तो उन्होंने मैपिंग करवाई और सर्वेक्षण डाटा इकट्ठे किए। तो इसका उत्तर होगा सही। आइए विचार करें। नेक्स्ट है हमारा आइए विचार करें, जिसमें कि प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उन्होंने 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल, उन्होंने भारत को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो उनकी समस्याएं निम्न प्रकार से हैं। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, क्योंकि इसको संप्रदाय में बांट दिया गया था। दूसरा, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरा, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था, क्योंकि हिंदू मुस्लिमों में बांट दिया था ना उन्होंने। आप आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं वीडियो को रोक के भी। तीसरा है हमारा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो क्या किया था अंग्रेजों ने? अपने सारे नियम कानूनों को लिखा था, अभिलेख बनाए थे और ऑफिसों में रखा था ना, वही बातें हमें लिखनी है। नंबर 1, सभी शासनिक संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए गए। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए। तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संसाधन भी बनाए गए, ताकि उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। नंबर 4 है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस के रिकॉर्डों में उपलब्ध जानकारी से किस प्रकार अलग होती है? पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारी प्राप्त करते हैं, यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती हैं। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपात पूर्वक होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती थी। यही कारण था कि जो इतिहासकार हैं वो सिर्फ सरकारी दस्तावेजों पर ही नहीं, अन्य सूत्रों से भी जानकारियां प्राप्त करते थे, और पुलिस की रिपोर्ट अखबारों की रिपोर्ट से कई बार अलग होती थी। आइए करके देखें। ये दो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। क्या आप आज की दुनिया में कुछ सर्वेक्षणों के उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखें कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे
किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपको खुद से करना है, क्योंकि जब उनके पास डाटा होगा कि बच्चे इस चीज़ को पसंद करते हैं, तभी तो वो उन्हीं चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हीं का निर्माण करते हैं। तो ये आपको खुद से करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आप किन किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल से जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।